बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। मैं मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं और आज के वीलॉग का जो टॉपिक है वो है किस्सा दो तरह के पाकिस्तान का। अच्छा, ये हेडिंग मैंने नहीं दी है। ये हेडिंग मैंने यूएनडीपी की एक रिपोर्ट है जो पाकिस्तान के बारे में जो अ, अदम मसावात है उसके बारे में उन्होंने प्रिपेयर की थी 2020 के अंदर। और उसके दो हिस्से हैं। तो हिस्सा अव्वल जो है वो मैं आज आपके सामने रखूंगा सिर्फ। और उसकी हेडिंग उन्होंने जो दी है वो यही है, किस्सा दो तरह के पाकिस्तान का। तो आज हम पाकिस्तान के जो दो रुख हैं एक ही क्वाइन के, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो उस रिपोर्ट की हेडिंग है उसको उन्होंने कहा है कि अदम मसावात के तीन सतून: ताकत, लोग और पॉलिसी। अब अगर हम कौमी अदम मसावात को लें तो दो तरह के पाकिस्तान का ख्याल जहन में आते ही मुल्क के अमीर तरीन और गरीब तरीन तबकात की तस्वीरें उभर कर सामने आने लगती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनके सामने मेयारी तालीम हासिल करने, अपने हर ज़रूरत के मुताबिक सेहत की सहूलत से फ़ायदा उठाने और नस्ल दर नस्ल दौलत की रेल पेल में ज़िंदगी गुजारने और मौके की बहुतात है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें ऐसी कोई नेमत मुयस्सर नहीं। सवाल यह है कि ये बात किस हद तक हकीकत है। दूसरी तरह के पाकिस्तान का तस्वर, यानी दो तरह के पाकिस्तान का तस्वर का जायजा लेने के लिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होगा कि मुल्क में अदम मसावात के मुख्तलिफ फ़काए नज़र मौजूद हैं। यानी मिसाल के तौर पर पहले आमदनी और दौलत समेत माशी पैमाइश की जाए कि पाकिस्तान में इसकी तकसीम किस तरह से है, और फिर आमदनी से हटकर इंसानी तरक्की और नशो नुमा जैसे पहलुओं की पैमाइश की जाए। आमदनी की अदम मसावात। पाकिस्तान में अदम मसावात की तल्ख हकीकत आमदनी में पाए जाने वाले फ़र्क से अफशा हो जाती है, जो मुल्क में अदम मसावात की सबसे नुमाया शक्ल है। आमदनी के 1% गरीब तरीन तबके के हिस्से में सिर्फ कौमी आमदनी का 0.1% हिस्सा आता है, जबकि अमीर तरीन 1% तबके पर नजर दौड़ाएं तो कौमी आमदनी की 9% पर ये लोग काबिज हैं। अब अगर हम 0.15 और 9% का एक मुआवजना करें कि जो 1% गरीब तरीन लोग हैं और जो 9% लोग हैं, 9% जो आपके काबिज हैं, 1% अमीर तरीन लोग आमदनी के, वो 600 गुना ज्यादा है गरीब आवाम के। और ये एक इंडेक्स है जो कि पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है कि जो गरीब तरीन लोग हैं और जो अमीर तरीन लोग हैं उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं कि जी ये पाकिस्तान की आबादी का जो 1% अमीर तरीन अफराद का हिस्सा है। मैं यहाँ पर आपको जो दिखा रहा हूँ चार्ट, वो चार्ट उसी रिपोर्ट का हिस्सा है। और उन्होंने ये दिखाया है कि 1% जो अमीर तरीन लोग हैं उन्होंने किस किस एरिए में उनकी क्या क्या किस किस चीज पे कितना कितना कब्जा किया हुआ है। तो कौमदनी आमदनी का मैंने आपको बता दिया कि 9% है। अब अगर आप इस 9% को लें और हम ये कहते हैं कि जी 1% तो बहुत छोटी चीज हो गई क्योंकि वो सिर्फ 20 लाख बनते हैं। अगर हम ये कहें कि 220 करोड़ लोगों में से सिर्फ 2 करोड़ लोग अमीर हैं, तो फिर ये 5% के करीब बनता है। तो 5% को अगर 9% से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 45% बनता है। यानी आप ये कहें कि 5% ऑफ द पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की अमीर तरीन है वो 45% पाकिस्तान की जो दौलत है उस पर उन्होंने कब्जा किया, और सिर्फ 55% जो है
दौलत वो 95% लोगों के पास जा रही है। दूसरा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बैंक एडवांसेस जाती। अब ये जो जाती होता है यानी पर्सनल, वो पर्सनल क्या चीजें हैं? पर्सनल लोन है, कार लोन है, हाउस लोन है, और क्रेडिट कार्ड एडवांसेस हैं या क्रेडिट कार्ड स्पेंड है। ये चारों जो बैंक की क्लासिफिकेशन है जो पर्सनल डेटा के ऊपर है, इसमें 37.5% जो लोन मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% ऑफ द आबादी को मिलते हैं, यानी 1% जो अमीर तरीन तबका है उसको मिलते हैं। और अगर हम ये बात जो कर रहे थे कि अगर हम ये कहें कि नहीं 5% लोग जो हैं उनको हम ले लें जो अमीर तरीन हैं, तो ये परसेंटेज कोई 90-95% बन जाती है। इसका मतलब है कि ये जो पर्सनल लोन है ये आम आदमी के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास है जिनके के लिए है, बैंकों में जिनके पास पैसा है। और ये कैसे है? क्योंकि मैं खुद भी बैंकर रहा हूं, और होता यह है कि बैंक ये नहीं देखता, वो एक कमर्शियल इदारा है, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है। उसे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि गरीब कौन है और अमीर कौन है। उसने ये देखना है कि जी क्या मैं जो लोन दे रहा हूं वो वापस कर सकेंगे, और अगर वो वापस नहीं कर सकेंगे तो वो लोन उनको नहीं मिलता है। तो पाकिस्तान की जो अगर 40% आबादी बिलो पॉवर्टी लेवल है, जिनको 3 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, तो उनका ना तो बैंक में अकाउंट है और ना ही उनको इस किस्म की कोई फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि दुनिया में इंडेक्स को देखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डाटा समझा जाता है। तो पाकिस्तान के लिए वो इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि जितना भी आपको एडवांसेस हैं या बैंक के जो लोन मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमीर तरीन तबके को मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे जब बैंक डिपॉजिट के जो 1% लोग हैं, इनके 26.4% बैंक लोन है। 26.4% अगर हम 5% लोगों पर कर लें कि जी पाकिस्तान में जो 5% अमीर तरीन लोग हैं उनकी क्या डिपॉजिट बैंकों के अंदर है, तो ये जाके तकरीबन 95-98% बनता है। तो इसका मतलब ये है कि 95% ऑफ द डिपॉजिट जो बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है वो सिर्फ 5% ऑफ द पॉपुलेशन का है। और ये कैसे है? मतलब मैं चूंकि बैंक में था, वहां पर बड़े क्लियर आइडेंटिफिकेशन होती है 3 चीजों की। पहली ये कि प्राइवेट बैंकिंग, यानी 5 से 7% लोग ऐसे हैं जो जिनके अकाउंट तो बहुत थोड़े होते हैं, मसलन ये कि नंबर ऑफ अकाउंट कम होते हैं। यानी ये यकीनी बात है, मैं अगर 3% या 5% लोगों की बात कर रहा हूं तो वो नंबर ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन वैल्यू के हिसाब से उनके डिपॉजिट से सबसे ज्यादा होते हैं। यूजुअली ये समझा जाता है कि 80% ऑफ द डिपॉजिट जो है वो हमारी प्योरिटी कस्टमर से, यानी इसी 5% तबके से आते हैं। तो पाकिस्तान में जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर ये पैसा कौन बैंकों में रख रहा है? सिर्फ और सिर्फ अमीर तरीन लोग जो 5% है। अच्छा, अब बैंक किस तरह क्लासिफाई करते हैं बाकी लोगों को? यानी 50 से 60% वो लोग हैं जिनकी सैलरी आती है, वो सैलरी महीने भर के अंदर वो यूज कर लेते हैं, अकाउंट फिर जीरो हो जाता है, या उसमें थोड़ा बहुत 5-10-15 हज़ार रुपए पड़े रहते हैं या लाख रुपए पड़े रहते हैं। लेकिन उसको हम प्योरिटी अकाउंट नहीं कहते, वो एक आम अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट है। और वो हम जो भी 40-50% लोग हैं जिनका कि इस किस्म का अकाउंट है, जो स्पेंडर कहलाते हैं, वो ये। फिर उसके बाद हम कहते हैं टेल। टेल क्या है? टेल ये है कि उसने अकाउंट तो खोल लिया, शायद वो कभी जॉब करता था और शायद वो कभी टैक्स भी देता था, अब नहीं देता, या अब वो उसको ट्रांजैक्टर के तौर पर यूज नहीं करता, क्योंकि लोगों ने बैंकों में, बहुत सारे बैंकों में अकाउंट खोले हुए हैं। तो अगर 4-5 बैंकों में अकाउंट खोले हुए हैं और वो अब उसने सैलरी यहां से उठाकर कहीं और मूव कर दी है, तो उस सूरत के अंदर ये वाला अकाउंट जो है उसको हम टेल कहते हैं। ठीक है, तो बात हो गई जनाब कि 80-90% ऑफ द जो डिपॉजिट है ये उस तबके की बात हम कर रहे हैं जो 5% ऑफ द पाकिस्तान है। फिर हम आ जाते हैं कि जी जेर काश्त रकबा क्या है।
तो आप ये देखें कि 1% लोग जो पाकिस्तान के रिच लोग हैं वो 20% जमीनों पर काबिज हैं पाकिस्तान की, और अगर हम 5% उसे ले लें तो शायद ये 80 to 90% बन जाए। ठीक है, वैसे तो 100% बन जाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो 1% है उससे जो नीचे वाले 2%, 3% और 4% वाले होंगे वो उससे थोड़े थोड़े कम होंगे। यानी इससे नीचे 1% जो होगा वो शायद 18% होंगे, उससे जो 1% होंगे वो कोई 15% होंगे, तो ओवरऑल कोई 80%। तो 80% या 75% जो ज़राई जमीन है वो सिर्फ पाकिस्तान के 5% लोगों के पास है। अब हम आ जाएं जायदाद, यानी घर हैं, जायदाद है, मकान है, जरी जमीन के अलावा जो जमीनें हैं, ठीक है, तो वो 15.8% हैं इन 1% लोगों के। तो वही हम बात करें कि तकरीबन अगर हम 5% लोग ले लें तो ये तकरीबन कोई 70% जो जायदादें लोगों की पाकिस्तान में हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की हैं जो अमीर लोगों में या 5% लोगों में आते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इंसानी तरक्की में अदम मसावात क्या है। आमदनी और दौलत की अदम मसावात का जायजा जहां दोनों तरह के पाकिस्तान के दरमियान फर्क के पहलुओं को उजागर करने का एक बामायनी तरीका है, वहीं इस गुफ्तगू में लोगों को मरकजी हैसियत देना भी अहम है। अदम मसावात के मुख्तलिफ पहलू सामने रखने वाले सोच का तकाजा है कि हम महज माशी समरात तक महदूद ना रहें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस मकसद के लिए एक मुफीद फ्रेमवर्क मुहैया करता है, क्योंकि ये आमदनी, सेहत और तालीम से मुतल्लिक इशारों पर मुबनी होता है। अब देखें, हमने जो आमदनी है उसके फैक्टर को तो देख लिया कि पाकिस्तान में दो तरह के पाकिस्तान की जो बात की गई थी वो क्या है, कि दो तरह का पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान वो जो 5% लोगों या 1% लोगों का है, और एक वो जो कि 95% लोगों का पाकिस्तान है। अब हम आते हैं कि जी अच्छा, इसमें मैं ये रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो जिन लोगों को ये रिपोर्ट पढ़नी है, मैं उर्दू में ये रिपोर्ट अवेलेबल है तो मैं उर्दू वर्जन लगा दूंगा, और यहाँ पर जो मैं आपको कैप्शन थोड़े बहुत दिखा रहा हूँ वो कैप्शन उसी रिपोर्ट से लिए गए हैं। तो ये नहीं है कि मैं कोई अपनी तरफ से ये दो तरह के पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेश कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट यूएनडीपी की तरफ से है और पाकिस्तान के लिए। तो मैं अब उस डिटेल में नहीं जाऊंगा जो सेहत और तालीम और सूबों से रिलेटेड है। मसलन सेहत और तालीम में पाकिस्तान कहा जाता है कि बहुत पीछे है, तो फिर हम पीछे को कैसे देखेंगे? हम पीछे को देखने के लिए हमें बहुत ज्यादा ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान बाकी उसी इलाके के मुल्कों से कैसे कंपेयर हम कर सकते हैं। ठीक है, मसलन ये कि पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका है, मालदीव है, भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और अफगानिस्तान है। तो हमें करना ये होगा कि पाकिस्तान को जो यूएनडीपी के इंडेक्स है उसको सामने रखते हुए इन सारे मुल्क को हमने ये देखना होगा कि पाकिस्तान कहाँ पर मौजूद है। यानी पाकिस्तान, हमने जो अभी बात की थी कि हमने आमदनी तो देख ली, उस आमदनी के मुकाबले में सेहत और तालीम और ख़वातीन और बाकी जितने भी बच्चों का इंडेक्स है, ये सारे इंडेक्स जब ज्वाइंट किए जाते हैं तो एक ओवरऑल इंडेक्स आता है। ठीक है, अब उस रिपोर्ट में उन्होंने ये सारे इंडेक्स दिए हैं, उन्होंने बच्चों का भी दिया है, उन्होंने तालीम का भी दिया है, उन्होंने सेहत का भी दिया है। तो जिसको डिटेल में ये रिपोर्ट देखनी है तो वो जाके उस इंडेक्स को देख लें, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए जो दिखा रहा हूँ वो है इंडेक्स कंपैरिजन जो यहाँ के बाकी मुल्कों से। और मेरा ख्याल नहीं कि अब तो शायद हमें शर्म आती नहीं है कि कहीं पर भी जब हम ये कहते हैं कि हम बॉटम में हैं तो पाकिस्तान में लोगों को शर्म आनी बंद हो गई है। और ये अगर आप देखें तो हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दो जो हैं मुल्क पस्त इंडेक्स यानी बिलो एवरेज इंडेक्स के अंदर आते हैं, सिर्फ ये दो मुल्क। तो सबसे ऊपर कौन है? श्रीलंका है। श्रीलंका क्यों है? इसलिए है कि वहां पर जो एजुकेशन है, 99% लोग वहां पर एजुकेटेड है।
और तकरीबन कोई 80% लोग वहां ग्रेजुएशन की हुई। तो ये एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है श्रीलंका के अंदर। तो इसके ऊपर जो इंडेक्स है वो तालीम का बहुत हाई है। मालदीव है, फिर इंडिया है। आप ये देखें कि तीसरे नंबर पर ऊपर से इंडिया है, और फिर उसके बाद भारत है, वो भूटान है, फिर बांग्लादेश है, फिर नेपाल है, फिर जहाँ के कहीं पाकिस्तान आता है। तकलीफ होती है जब ये इस किस्म की रिपोर्ट्स हम देखते हैं, और जो कुछ हाल यहाँ पर पाकिस्तान में तालीम और सेहत के साथ है वो एक तकलीफ दे साथ है। और लोगों को ना तो एजुकेशन अवेलेबल है पूरी तरीके से, और ना ही सेहत की सहूलतें अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना सारा टाइम पता है कहाँ जाया करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ है। सारे दिन बैठ के टीवी को देखना कि आज फला पॉलिटिक्स ये हो गई, फला ने ये कह दिया, फला ने ये कह दिया। जितने टीवी चैनल हैं वो शाम को सिर्फ एक ही बात अलार्म लगा रहे होते हैं कि जी आज पॉलिटिक्स में क्या हुआ, या आज का हॉट टॉपिक क्या है, किसने क्या कह दिया। मैं कहता हूं ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप जो है करंट अफेयर को नहीं देखें, आप ये ना देखें कि पाकिस्तान के अंदर इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो क्या है। आप ये जरूर देखें कि जी क्या लोगों को इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन आप ये भी देखें कि जो एजुकेशन है वो कहाँ पर है। आपने कितने प्रोग्राम रोजाना आप टीवी पे देखते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, पाकिस्तान में एजुकेशन से रिलेटेड हो। मेरा नहीं ख्याल कि मैं अगर आज आपसे ये पूछ लूं कि पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटी हैं, तो ये तो उन्हें नहीं पता होगा किसी को भी। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं किसी से कि पाकिस्तान में टॉप 6 जनरल्स के नाम क्या हैं, तो वो हर कोई बता दे। तो हमारी नॉलेज का जो पैमाना है वो कहीं और चला गया है। हम जो असल सब्जेक्ट हैं उससे आंखें बंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, सबको पता है कि जी एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, हमारी हेल्थ सिचुएशन। आप जब किसी को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहां आपके पास पैसे नहीं है कि आप इलाज करा सकें, तो फिर उस शख्स को ही सिर्फ अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में हेल्थ के हालात क्या हैं। तो हमें हमारा यह है कि हम उन चीज़ों से आंखें बंद कर लेते हैं जो चटपटी नहीं है, और जिसको हमें सोचना चाहिए, जिसको हमें देखना चाहिए। तो हम एक नई जनरेशन को क्या देकर जा रहे हैं। अच्छा, अब आखिर में मैं एक और चीज़ डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसको फर्स्ट जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म करूंगा। सेकंड किसी वक्त मैं इसका जो सेकंड चैप्टर है जो उन्होंने किया है वो उसके ऊपर मैं किसी वक्त और बात करूंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको चारों सूबों के बारे में ये एक स्लाइड दिखा रहा हूं, जिसमें एक बहुत बड़ा फर्क है हमारे यहाँ देही और शहरी इलाकों में लोगों का इंडेक्स। यानी जो सहूलतें और जो इंडेक्स के हिसाब से उनको ज़रूरतें हैं वो शहरी इलाकों में क्या हैं और देही इलाकों में क्या हैं। तो अगर आप उठा लें तो सबसे वीकेस्ट पीस जो है वो है सिंध। सिंध के अंदर अगर आप उठाकर देखें तो जो वहाँ चूंकि हाई इंडेक्स के लोग ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे कराची, लाहौर, कराची और हैदराबाद में बिजनेसमैन तबका है, पोर्ट है वो वहाँ का। तो इस लिहाज से उनका इनकम लेवल भी हाई है और उनको जो एक्सेसिबिलिटी है सहूलतों की वो भी हाई। लेकिन जो गुर्बत है वो बस बलूचिस्तान ही के करीब करीब है। और मैं खुद विटनेस हूँ सिंध की जो देही इलाके हैं, और वहाँ पर अगर आप देख लें तो लोग जिस तरह से भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसको समझना बहुत ही मुश्किल काम है। यानी वो एक तकलीफ दे चीज़ है। और आवाम चूंकि तालीम याफ्ता नहीं है वहाँ की सिंध की, तो क्या होता है कि वो
अपना वोट जो है या तो एक बिरयानी पे बेच देते हैं या 2,000 रुपए पे बेच देते हैं। और वहां से आज भी जो है वो सारे लोग जो हैं वो इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और आकर वो 2-2 हज़ार रुपए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये बात किसी और ने नहीं, मेरे अपने नौकर ने, मैं जब अभी कराची में गया हुआ था तो उसने मुझे बताई। वो खुद एक सिंध के गरीब इलाके में। दूसरे ये कि मैं जब पाकिस्तान में कभी 25 साल पहले होता था तो उस वक्त मैंने खुद इसको देखा है। मैं उस वक्त पन्नू आकिल की छावनी नहीं बनी थी और वहां मैं जाता था। तो पन्नू आकिल हो गया, घोटकी हो गया, रोहड़ी हो गया, या उससे नीचे आप आ जाएं, नवाब शाह का एरिया है, उसके साथ शाहपुर चाकर है, सांगड़ है। अ, तो ये इलाके जो हैं, ये इलाके, यहाँ पर ना सिर्फ ये कि तालीम नहीं है बल्कि यहाँ पर जो सहूलतें हैं वो भी बहुत कम है। ना सड़कें हैं ना कुछ और है। और एक ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं जैसे कि आप किसी अफ्रीकन की बिल्कुल जंगल वाली सिचुएशन के अंदर होती है। लेकिन अगर आप देखें कि जो पंजाब है उसके अंदर ये डिफरेंस सबसे कम है। और ये खुशी की बात है कि वहाँ जो बिलो इंडेक्स है वो काफ़ी बेहतर है एज कंपेयर टू पाकिस्तान के किसी भी सूबे से। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि ज़्यादा बेहतर पख्तूनख्वा यूं है कि इसके अंदर गरीब और अमीर की जो डिफरेंस है वो कम है। गो के अमीर लोगों भी कम है वहां पर और सहूलतें भी थोड़ी कम हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस बहुत कम है। तो ये एक अच्छी बात है। और इस स्टडी में पढ़ रहा था, ये शीट तो मेरे पास नहीं है, कि आप ये गेस करें कि पाकिस्तान में सबसे डेवलप्ड एरिया कौन सा होगा इस इंडेक्स के ऊपर। यानी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान का एक एरिया है जो कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, और इस रिपोर्ट में आप उसको देख भी लेंगे तो अगर आप सोचें तो आपको हैरत होगी कि वो जम्मू और कश्मीर है, वो आज़ाद कश्मीर है जिसमें सबसे ज़्यादा ये इंडेक्स है। तो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि लोग पाकिस्तान में जो है इसको सीरियसली लेंगे। पाकिस्तान पिछले 75 साल में तो इस मामले में कुछ नहीं कर सका जितना इंडिया और बांग्लादेश ने इसके ऊपर काम किया है पिछले 20 सालों के अंदर। वो उनकी रिपोर्ट में मौजूद है। यानी जिस तरह की एक पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसी तरह से इंडिया की भी एक रिपोर्ट है और बांग्लादेश की भी रिपोर्ट है, आप उनको देख सकते हैं। उन्होंने इस फर्क को मिटाने में बहुत किरदार पैदा किया। पाकिस्तान में आज भी हम दो तरह के पाकिस्तान हैं हमारे पास। तो ये कहानी मैं ख़त्म करता हूँ दो तरह के पाकिस्तान की।